आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात एक्सटेंशन ऑफ कार्ड टोकनाइजेशन की। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन को 30 जून 2022 तक कर दिया है, जो पहले 31 दिसंबर 2021 के लिए तय की गई थी। अब आरबीआई द्वारा लिए गए इस कदम का क्या मतलब है, कंज्यूमर्स पर इस बात का क्या असर पड़ने वाला है और किस तरीके से हमें एहतियात बरतनी है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही खास मेहमान हैं। जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर शरद कोहली और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर शाहिद अहमद। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा शरद जी से होगा। शरद सर, अगर एक आम इंसान को हमें बताना हो कि टोकनाइजेशन क्या है और इसकी अहमियत क्या है, आप क्या बताएंगे टोकनाइजेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को? जी हाँ, बिल्कुल वैभव, अगर हम टोकनाइजेशन को समझना चाहें कि क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसा टोकन है ये, तो जो क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सबकी जेबों में है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इस समय मेरे ख्याल टोटल क्रेडिट कार्ड्स की गिनती 6 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो वो क्रेडिट कार्ड का हम बार बार सुनते थे वैभव के किसी ने मेरे कार्ड को हैक कर लिया, किसी ने मेरे कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, किसी ने मेरे कार्ड से पैसे निकाल लिए, ये ट्रांजैक्शन तो मैंने किया ही नहीं, और ये पैसे कैसे चले गए, मैं जानता ही नहीं ये ट्रांजैक्शन किसने कर दिया, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें जो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं सब खैर मकदम रहे, आपका ठीक ठाक रहे, पर आप कभी ना कभी ऐसी घटना के शिकार हुए होंगे। तो इसको देखते हुए आरबीआई में बहुत सालों से चिंतन चल रहा था कि इसका काट पाया जाए, इसके ऊपर कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। तो ये टोकनाइजेशन निकाला गया कि आपको एक क्रेडिट कार्ड को एक कोड दे दिया जाएगा जिसको हम टोकन कहेंगे, और उस कोड के जरिए काम किया जाएगा। मतलब कार्ड, एक तो आपके जेब में जो प्लास्टिक का कार्ड होता है, आप उसको निकालते हैं, आप उसको यूज करते हैं, मशीन में डालते हैं, और उसके पीछे एक कोड अगर बना दिया जाए, एक टोकन बना दिया जाए, तो फिर उस कार्ड का गलत इस्तेमाल करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। तो ये कार्ड टोकनाइजेशन है। इसी की डेट अभी जो बढ़ाई गई है, ये वही डेट बढ़ाई गई है। और इसका अगर हम देखें कि कैसे बनता है, तो एक टोकन रिक्वेस्टर होता है। टोकन रिक्वेस्टर है कि जो व्यक्ति चाहता है, जो शख्स चाहता है कि मेरे कार्ड का टोकन बनाया जाए, कोड बनाया जाए, वो रिक्वेस्ट डालेगा। वो रिक्वेस्ट आगे कार्ड नेटवर्क के पास जाएगी। कार्ड नेटवर्क फिर उसमें से एक टोकन जनरेट करेगा। एक दफे ये टोकन जनरेट हो गया तो आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल होना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। और मैं समझता हूं बहुत ही स्वागत करने योग्य, बहुत ही उम्दा कदम है, क्योंकि इससे जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड से, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मिसयूज से जो लोग परेशान थे, मुझे लग रहा है उनके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और इसके बाद वो क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में रख के अपने आप को बहुत महफूज फील करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर कोहली ने हमें अभी बताया कि कार्ड टोकनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है और एक एहतियात के तौर पे भी ज़रूरी है ताकि कार्ड का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर कोहली, ऑलरेडी हम इतनी सारी ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि ऑनलाइन हो रही हैं। हमारे पास अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी तरीके हैं जिससे हम, इंटरनेट बैंकिंग भी जिसमें एक है, कि हम बिना कार्ड के इस्तेमाल की अपनी जो जानकारी है उसको बिना कार्ड के इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर कार्ड टोकनाइजेशन की ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसा यूनिक कोड है जो कि एनक्रिप्टेड कोड है। इस कोड को किसी दूसरे शख्स के लिए जान पाना, अभी जो आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने जो बात कही, अगर मैं उसी को थोड़ा खोल कर लूँ कि आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदनी है, आपने अपना कार्ड का नंबर डाला, आप कार्ड का नंबर डालते हैं, उसके बाद आपसे सीवीवी मांगा जाता है। आपने देखा होगा पीछे 3 डिजिट का, या कुछ कार्ड्स पे 4 डिजिट का होता है, वो आप डालते हैं। उसके बाद आप कार्ड की एक्सपायरी डेट डालते हैं। ये सब डालने के बाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्योरिटी आती है, वो आपके पास एक ओटीपी आता है आजकल, जो आप ओटीपी को जब डालते हैं, या जिसको कोड कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, आप 1 टाइम पासवर्ड कह लीजिए, वो आता है, वो डालते हैं। पर उसके बावजूद भी वैभव, हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ये शिकायत लेकर आ रहे थे रिजर्व बैंक के पास, बैंकों के पास, कार्ड नेटवर्क्स के पास, कि हमारे कार्ड का गलत इस्तेमाल हो गया। इस कोड के आने से आपका वो जो गलत इस्तेमाल है वो लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप वो कार्ड डालेंगे
अगर वो उस टोकन से मैच नहीं करेगा तो वो ट्रांजैक्शन आगे नहीं जा पाएगी। और उस टोकन को देखिए, मान लीजिए किसी ने किसी के कार्ड डिटेल, मान लीजिए कोई बहुत शातिर दिमाग है, उसने जो है आपके कार्ड की डिटेल्स ले ली या हैक करके कहीं डेटाबेस से निकाल लिया। अब आपके कार्ड को वो डाल के गलत इस्तेमाल करना चाहेगा। जैसे ही वो करेगा तो वो तो उसके पास टोकन तो है ही नहीं, जो टोकन का नंबर है वो उसके पास नहीं होगा। जैसे ही वो नंबर नहीं होगा तो वो उसका ट्रांजैक्शन आगे नहीं जा पाएगा। तो मुझे लग रहा है एक एडेड सिक्योरिटी या शील्ड क्रिएट कर दी गई है। एक कार्ड के आसपास एक, समझ लीजिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपके कार्ड के नंबर होने से, कार्ड का सीवीवी नंबर होने से, कार्ड की एक्सपायरी डेट होने से वो उस पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर कोहली ने हमें कहा कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन शील्ड है हमारे कार्ड के आसपास, जिससे कि इसका गलत उपयोग नहीं हो पाएगा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कोई भी बाहर का इंसान। हैकर्स की जहाँ तक बात करें डॉक्टर शाहिद, बहुत वक्त से हम ये बात देख रहे हैं कि लगातार फिशिंग मेल्स के ज़रिए हो या किसी भी और तरीके से हैकिंग के ज़रिए हो, हमारे मोबाइल में अलग अलग एसएमएसेस आते हैं कि हमें पता लगता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आपको पता लगता है कि हमारे बैंक में अलग अलग लिंक्स आते हैं और ऐसी बहुत सारी पोंजा स्कीम्स हम कह सकते हैं कि चलती रहती हैं। क्यों आपको लगता है कि आरबीआई ने टोकनाइजेशन को लाने का फैसला लिया, और क्या वाकई ये फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसकी सेहत को कुछ बेहतर कर पाएगा? ये बहुत ही उम्दा सवाल है और इसमें आरबीआई ने ये देखा कि बहुत सारे जो स्कैम हुए हैं इंडिया में और ग्लोबल फेनोमेना, इंडिया में 2011 से 2021 का डेटा इंडियन एयरलाइंस से सारा, जिसमें क्रेडिट इंक्लूड 45 लाख कस्टमर्स का डेटा हैक कर लिया गया, जिसमें इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड नंबर्स, नाम, एक्सपायरी डेट। लकली उनके पास, हैकर्स के पास सीवीवी डेटा नहीं था, इसलिए वो बैंक अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा अभी कैनरा बैंक में हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ, एसबीआई में हुआ। तो देयर आर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया में, जहां पर क्रेडिट कार्ड्स जो कि करीब करीब 6 करोड़ के आसपास हैं और करीब करीब 86 करोड़ के आसपास डेबिट कार्ड्स हैं जो इंडिया में इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ रहा है। ऐसी हालात में एक सील्ड क्रिएट करना, पर्टिकुलरली जो ये फ्रॉड हो रहा था वो हो रहा था एट द मर्चेंट लेवल, जहाँ जो मर्चेंट्स होते हैं, जब पर्टिकुलरली हम अमेजन जैसे या फ्लिपकार्ट, जहाँ से हम अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो हमारे डेटा का नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं। समटाइम कंसेंट, एंड बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि वहाँ कंसेंट का ऑप्शन भी नहीं होता और बिना वो उनके डेटा की इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। उसको बचने के लिए आरबीआई ने एक बहुत ही उम्दा तरीका ये ईजाद किया है कि अगर मर्चेंट से हैकिंग हो भी जाती है तो वो हैकिंग कोड की होगी, और कोड का जो डेटा है उससे रिस्पेक्टिव डेटा जो क्रेडिट कार्ड का होगा वो डेटा नेटवर्क के पास होगा। और डेटा नेटवर्क जो कि वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, डिस्कवर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, उनको हैक करना ऑलमोस्ट बहुत ही नामुमकिन काम है। तो ये बहुत ही उम्दा स्टेप है और ये फाइनेंशियल और जो इकोनॉमी में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसको ताकत प्रोवाइड करेगा, उसको मजबूत बनाएगा। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर शाहिद ने कहा कि टोकनाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जो फाइनेंशियल सिस्टम्स को और ख़ासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो ऑनलाइन हो रही हैं उनको ज़्यादा मजबूत बनाएगा। डॉक्टर कोहली, आपसे सवाल ये होगा कि आए दिन हम देखते रहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, कोई हिसाब नहीं है जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बताई कि केवल एक महीने में 4.4 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुई थी हमारे देश में। बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब बार बार ऐसी कोई बात आती रहती है जिसमें हम देखते हैं कि फिशिंग मेल्स हैं या डेटा की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कस्टमर्स के दिमाग में ये बात आ सकती है कि क्या हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ओर इतना ज़्यादा जाना भी चाहिए या हमें कैश पर ही टिके रहना चाहिए? देखिए, जिसका नुकसान होता है उसके दिमाग में ये बात आ सकती है।
आपने जो बात कही, अगर किसी का 10, 20, 50 हज़ार रुपए का, लाख रुपए का, कुछ लोगों का लाखों रुपए का भी हुआ है, और अगर जिसके दिमाग में नुकसान, जिसके जेब से पैसे जाएंगे, वो तो 4 को कहता भी है कि भाई यार ये डिजिटल पेमेंट कर दो, तुम भी ध्यान रखना, मेरा नुकसान हो चुका है। तो नेचुरली जब आपका कोई दोस्त है वो ये कह रहा है तो आप उसकी बात सुनते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार उसका हुआ कल को मैं हो सकता हूं। तो ये लाजमी बात है कि आपके ऊपर एक डर बैठ जाता है। पर हम देखिए, जितना शातिर दिमागों का दिमाग है, उससे ज़्यादा दिमाग है जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। हालांकि मानते हैं कि जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो साथ में हैकर पहले पैदा हो जाते हैं, ये भी कहा जाता है। पर साथ में जो एडवांसमेंट, अब जैसे आरबीआई ने ये मूव लिया, क्यों लिया ये मूव, आपने अभी जो सवाल किया उसका वजह ये थी कि रोज़ाना शिकायतें आती थी बैंकों से, कार्ड नेटवर्क से, मर्चेंट से कि साहब ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं कह के कि किसने, हमने तो ये सामान नहीं खरीदा, ये पैसा हमने नहीं निकाला, कोई ले गया हमारे अकाउंट से। तो जब बार बार शिकायतें आ रही थी तो देखिए इजाद हो गया ना आरबीआई टोकनाइजेशन, जो आप जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि ज़रूरत जो है वो जननी बन जाती है किसी भी नई चीज़ की। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो अगर जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ भी रही है जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनके दिमाग से ही हम शायद आज ये निकालने के लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें। अगर कोई आपके अकाउंट से पैसा निकालने की प्लान बना रहा है तो उसका कार्ड पहले ढूंढ लिया गया, और ये टोकनाइजेशन उसी तरफ एक कदम है। तो मुझे नहीं, जितनी सहूलियतें आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट देती हैं कि बैठे बिठाए आपने मोबाइल पे 4 बार उंगली दबाई और आपका पेमेंट हो गया। याद करिए वो ज़माना जब आप एक कैश लेके लाइनों में खड़े रहते थे, कैश जेब में रख के जाते थे, चोरी हो गया। अरे हम ये क्यों भूले कि आपने कैश का जिक्र किया, तो जितना नुकसान कैश में होता था, जेब कट गई, ये तो जेब कटने पे तो कितनी बातें आपको किससे सुनने को मिलेंगे, जेब में से पैसे निकल गए, गिर गए, किसी ने निकाल लिए, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कैश के भी तो उतने ही नुकसान थे, और उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, मतलब इस नुकसान को नुकसान, मुझे लगता है कि ये नुकसान बहुत कम तादाद में है और इसकी लगातार इसको प्लग किया जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है। पर कैश के जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। इनकन्वीनियंट था कैश, मान लीजिए ज़्यादा पैसा देना है आपको तो आप कितना कैश जेब में रख के ले जाएंगे। पर यह एक ऐसा तरीका है कि आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आपके पास अगर कार्ड, और टोकनाइजेशन के बाद तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप बगैर कार्ड निकाले सिर्फ अपने मोबाइल फोन में उस टोकन कोड को यूज करके आप अपने कार्ड को यूज कर पाएंगे। तो आपको फिजिकल प्लास्टिक के कार्ड की भी शायद जरूरत ना पड़े आने वाले टाइम में। तो मुझे लग रहा है कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये जो बात का आपने जिक्र किया, ये भी धीरे धीरे जो डर है वो दिमाग से लोगों के निकलते जाएंगे। और अगर एक तराजू लीजिए, चलिए आपकी बात का मैं दूसरे तरीके से जवाब देता हूं। एक आप तराजू लीजिए, उस तराजू पे आप एक तरफ रख दीजिए आपकी ये बात कि कैश करना, कहीं लोगों के डर में बैठ के कैश तो नहीं लोग सोचने लगेंगे, दूसरी तरफ इसके फायदे रखते हैं, तो आपको लगेगा कि तराजू का ये वाला जो हिस्सा है वो भारी है, इससे कहीं ज़्यादा वो नुकसान होते हुए भी मैं समझता हूँ ये बहुत सहूलियत देता है। और अगर आप ध्यान से चलेंगे तो आपका इसमें वाकई नुकसान नहीं होगा। अगर हमने क्या देखा है वैभव, देखिए क्यों नुकसान होता है, इसलिए होता है कि आपको कहीं फ़ोन आया, उसने कहा साहब OTP मुझे दे दीजिए, आपने बड़े इनोसेंस में आप उसको OTP प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने कहा आप साहब CVV दीजिए, आपने CVV दे दिया कि भाई होगा कोई फोन। तो अगर ये जो आज प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से DD उर्दू के जो दर्शक हमको देख रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको अलर्ट करने के लिए ही ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताए जाते हैं, जो आज सुनने के बाद मैं समझता हूँ डर निकल जाएगा वैभव दिमाग से, अगर है भी तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर कोहली ने कि ये डर जो है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेफ हैं या नहीं, ये बिल्कुल निकल जाना चाहिए। आरबीआई की जब बात करते हैं, डॉक्टर शाहिद आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप सभी को ये बात बताते हैं कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से जुड़ी हुई है इकोनॉमी से और बैंकिंग से और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम से भी। आरबीआई के पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि वो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाता है? आरबीआई का जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया का, उसको मैनेज करना और उसका एब्सोल्यूट पावर्स हैं, और वो इंडिपेंडेंटली उस हाउ द बैंक्स वर्क्स पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करती है, और उसमें ये देखती है कि कैसे सेफ ट्रांजैक्शंस को बढ़ाया जाए,
कैसे इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज किया जाए, मनी सप्लाई को कब घटाना है, कब बढ़ाना है, कैसे इकोनॉमी में जो मेजर फंक्शन होता है आरबीआई का वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में ठहराव लाना, और फिर इकोनॉमी में आर्थिक तरक्की करना, रोज़गार को बढ़ावा देना, और ये सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो बहुत ज़रूरी है, सब तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी तक पहुंचाना। जैसे जन धन योजना प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च की, बहुत सारी जो बीमा स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिससे अब आज की तारीख में करीब करीब 160 करोड़ के आसपास जो बैंक खाता अवेलेबल हैं इंडिया में। इतना सब को मैनेज करना आरबीआई की अपनी एक जिम्मेदारी भी है, और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका अहम भूमिका रही है और सक्सेसफुल भूमिका रही है। जब भी चैलेंजेस आए हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको सक्सेसफुली फेस किया है, चाहे ये इशू हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, चाहे कीमत में स्थिरता लाना, स्टेबिलिटी लाना, वो सब देखना, उसमें सेंट्रल बैंक का अहम रोल है और जिम्मेदारी है जो वो भूमिका अच्छे ढंग से निभा रही है। एक इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जिसको मिला मिल्टन फ्रीडमैन को 1976 में, उन्होंने ये बहुत अहम रोल दिया कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ख़ासतौर से मनी को मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इकोनॉमी में उसके बाद सेंट्रल बैंक्स का रोल बहुत उभर के आया, और उसने ये हाईलाइट किया कि भाई ये नोबेल प्राइज़ को जो उसको मिला, उसके बाद ये सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है इकोनॉमी को, और सक्सेसफुली अपना ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। बिल्कुल डॉक्टर कोहली, क्या आप इस बारे में कुछ? मैं क्योंकि आपका सवाल था कि रिजर्व बैंक का क्या रोल रहा है, और रिजर्व बैंक ने खासकर इस मामले पर रिजर्व बैंक ने, तो मैं इसके लिए 6 चीज़ें रिजर्व बैंक ने जो एक तरह से 6 पिलर्स बनाए हैं, जिसके अंतर्गत ये साइबर सिक्योरिटी कह लीजिए, हैकिंग कह लीजिए, जो भी इससे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो ध्यान रखने होते हैं, 6 पिलर्स बना के रिजर्व बैंक चला है। तो मैं उन 6 पिलर्स का यहाँ पर जिक्र जरूर करना चाहूँगा। पहला पिलर आरबीआई ने बनाया कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था उससे अलग किया, उसको डिस्टिंक्ट रखा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो हम सबको पता है पहले से ही है, आईटी एक्ट तो बहुत पुराना हो गया, पर साइबर सिक्योरिटी को उससे अलग किया, तो उसको डिस्टिंक्ट किया। पहला कदम ये उठाया गया। दूसरा, एक सर्वेलेंस सिस्टम सेट किया गया कि सर्वेलेंस निरंतर बनी रहे कि कहां पर ऐसे कौन लोग हैं और कहां पर साइबर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में कौन लोग हैं जो इस तरीके से, जैसे आप देखे होंगे पुलिस की गश्त लगती है सड़कों पर, तो इसी तरह एक साइबर गश्त भी होती है जिसको हम सर्वेलेंस कहते हैं। तो दूसरा पिलर बना सर्वेलेंस। तीसरा पिलर वैभव बना रिपोर्टिंग, कि जब भी कहीं पर ऐसा ट्रांजैक्शन दिखाई दे उसकी रिपोर्टिंग तुरंत हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो टाइम की बहुत अहमियत रहती है। आप अगर बहुत डिले हो जाता है रिपोर्ट क्राइम होने के बाद या हैक होने के बाद या चोरी होने के बाद, तो जितना टाइम बीतेगा उसको रिकवर करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा पिलर रहा रिपोर्टिंग। उसके बाद पिलर रहा चौथा अवेयरनेस, के अवेयरनेस क्रिएट की जाए, सब बैंकों को, नेटवर्क्स को, ग्राहकों को ये बात बताई जाए कि ये खतरे हैं, ये हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। ये रहा चौथा पिलर। अब पांचवा पिलर लें अगर हम, तो उसको हम कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, कि अगर कुछ हो जाता है तो किस तरह से आरबीआई का पूरा सिस्टम उस क्राइसिस को मैनेज करता है। जैसे हम आजकल देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट बना हुआ है, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, ना एनडीआरएफ की टीम आपने देखा होगा तुरंत। तो इसी प्रकार साइबर वर्ल्ड में भी क्राइसिस मैनेजमेंट का जिक्र आता है। और आखिरी पिलर जो था उसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स, के अगर किसी के पास एक इंफॉर्मेशन आई है उसको बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर किया जाए, जिससे कि बाकी लोग भी उसका शिकार ना बन जाए। तो इन 6 पिलर्स को बना के रिजर्व बैंक ने अपना रोल प्ले किया है वैभव, ये मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। बिल्कुल डॉक्टर कोहली, एक और बहुत ही अहम सवाल ये है कि लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुश की वजह से, उनके अलग अलग प्रयासों की वजह से, उनके लिए गए स्टेप्स की वजह से डिजिटाइजेशन इंडिया में बहुत हद तक बढ़ चुका है।
इतने लेवल पे जा चुका है जो पहले कभी नहीं था जी। और उस डिजिटाइजेशन से रेवेन्यू में बढ़ावा हुआ है। उस डिजिटाइजेशन में हमें बहुत सारे फायदे हुए हैं क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ गई हैं। लेकिन उसके बीच इन सभी प्रयासों, इन सभी एफर्ट्स के बीच आया ये पैंडेमिक 2020, 2021 और अब 2022 की शुरुआत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है। आपको क्या लगता है ऐसे पैंडेमिक के वक्त और साथ ही साथ जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, वैसे ही क्राइम भी बढ़ रहे हैं ऑनलाइन, जैसा ये आपने कहा कि साइबर सर्वेलेंस की जरूरत पड़ी, आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक पर, जो इतना मजबूत सेंट्रल बैंक है, इतना ठोस सेंट्रल बैंक है, उस पर किस तरीके का प्रेशर होता है और किस तरीके से हैंडल की जाती हैं सब परेशानियां? देखिए, प्रेशर तो वैभव अगर हम देखें तो अगर आप आरबीआई के, जिसको हम अंग्रेजी में कहावत होती है, इफ यू स्टेप इनटू देयर शूज, आप अगर आरबीआई का पहलू लेकर देखें तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। एक सेंट्रल बैंक है, 135-40 करोड़ की आबादी, इतने सारे प्राइवेट बैंक्स, इतने सारे सरकारी बैंक, इतने सारे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स, इतने सारे डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे वॉलेट्स, और मैं गिनवाता जाऊं अगर कितने प्लेयर्स हैं इस मैदान में, तो मेरे ख्याल बाकी का जो प्रोग्राम का समय इसी में बीत जाएगा। खैर, उसको एक तरफ रखते हैं तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आरबीआई ने एक ऐसा सिस्टम सेट, तो आरबीआई ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई है और मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का आपको जिक्र करूं जो कि भारत सरकार या आरबीआई के अंतर्गत चलती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे याद आ रही है, NCIIPC, नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये खास इसलिए बनाया गया है कि आपका जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे प्रोटेक्शन दी जाए। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई है जिसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते हैं। वो नेटवर्क है पूरा, उसमें वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सारी जो जानकारी होती है वो उसको रखते हैं। और एक और बड़ी मजेदार सेंटर बनाया गया है जो कि मुझे लग रहा है हमारे दर्शक बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। स्वच्छ भारत, तो हम सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था चंद वर्ष पहले और बहुत ही कामयाब रहा। आपको बिल्कुल एक साइबर स्वच्छता केंद्र है, CSK जिसको कहते हैं, जो कि साइबर वर्ल्ड में स्वच्छता रहे। स्वच्छता का वहां अर्थ यह है कि वहां पर ऐसी कोई गंदगी जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए वो नहीं आए। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मुझे याद आ रही हैं जो कि आरबीआई और सरकार के मॉनिटरिंग से चलती हैं। उनका यही काम लगता है। और अब तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं अभी हाल में गुरुग्राम कहीं जा रहा था और चलते चलते मुझे एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आई। तो मैंने कहा ये बिल्डिंग कुछ दूसरों से अलग दिख रही है, बड़ी यूरोपियन तर्ज पे बनाई गई है। और मैंने जब बाहर उसके बोर्ड पढ़ा तो साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन लिखा हुआ था वहाँ पर। तो देखिए आप, वो गुरुग्राम में था, हरियाणा सरकार का था, तो राज्य सरकारें भी एक, मुझे हालांकि वो वहां उस जगह था जहां पर साइबर हब है, ज्यादातर फॉर्च्यून 500 कंपनी जो भारत में वहां काम करती है, तो वहां पर बनाना उसको जायज था। पर ये बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं समझता हूं। साइबर सिक्योरिटी, खाली साइबर पुलिस स्टेशन बना हुआ है, वहां पर आप वही क्राइम लेके जाएंगे जो कि साइबर वर्ल्ड से मुख्तलिफ है। तो मुझे लग रहा है कि ये कदम ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे सरकार को और लोगों को सजग करने के लिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ रही हैं, वैसे ही बढ़ रहा है सर्वेलेंस। और साथ ही साथ जैसा अभी भी डॉक्टर कोहली ने हमें बताया कि साइबर पुलिस भी अब मौजूद है और अलग अलग न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसकी ओर लगातार काम कर रही हैं। डॉक्टर शाहिद, सवाल ये है कि जब हम रुख करते हैं टोकनाइजेशन की तरफ, वापस अपने मुद्दे की ओर, हम टोकनाइजेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटेल्स जो हैं वो कार्ड की, जो कार्ड पर डिटेल्स होती हैं जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया जाता है, वो डिटेल्स सेव कर ली जाती हैं किसी और के पास, और वो भी कंज्यूमर्स की मर्जी के साथ या उनकी मर्जी के बगैर। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है डिटेल्स के बारे में जब भी उनको सेव किया जाए, कंज्यूमर्स को या तो पहले से बताया जाए, और क्या ये वाकई लीगल है हमारे देश में? कंज्यूमर की जो कार्ड की डिटेल्स है वो बिना कंसेंट के सेव करना मेरे ख़्याल से लीगली सही नहीं है। तो जनरली ये होता है कि मर्चेंट जब डिटेल लेते हैं ई कॉमर्स में, तो उसमें एक छोटा सा आइकन होता है और वो ऑलरेडी चेक इन होता है और हम सारी डिटेल भर देते हैं और वो सबमिट इंफॉर्मेशन कंज्यूमर सबमिट कर देता है। तो लीगली वो कंसेंट ले लेते हैं क्योंकि वो इग्नोर हो जाता है, वो ऑलरेडी चेक इन होता है। अनटिल अनलेस कंज्यूमर अवेयर है, उसको बॉक्स को अनचेक करना चाहिए कि बिना तो वो कंसेंट नहीं जाएगी। अदरवाइज होता यह है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर की, ऑलरेडी बॉक्स चेक इन है
और आपने सबमिट बटन डाल दी तो उनको लीगली कंसेंट भी मिल गई और आपकी डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई और उन्होंने सेव कर ली। अब इशू ये आता है कि जो कंपनियां या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनकी अभी तक, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, अगर आपका डेटा हैक हो जाता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, किसकी जिम्मेदारी है, ये अभी तक इंडिया में ये तय नहीं हो पाया है। हालांकि बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत आप CRPC के तहत एक्शन कर सकते हैं, आप 420 के तहत आप केस कर सकते हैं, IT एक्ट के तहत केस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बहुत क्लियर कट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए और ये बिना जो हिडन कंसेंट नहीं लेनी चाहिए। मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स है वो हिडन कंसेंट लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत स्मॉल सा एक होता है जिसको इनडायरेक्टली चेक इन करके कंसेंट ले ली जाती है और बिना बताए कंसेंट नहीं लेना चाहिए और ये सही नहीं है। तो कंज्यूमर को ये अवेयर होना चाहिए कि आप जब ये इंटर कर रहे हैं तो ये देख लें कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव तो नहीं कर रहा है। और अब तो ये आ रहा है, डेट बढ़ गई है RBI की, उसके बावजूद भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो नीचे जो कॉलम आ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन न्यू गाइडलाइंस के तहत सेव करना चाहते हैं। तो अगर न्यू गाइडलाइंस के तहत आप चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो टोकनाइजेशन के तहत हो रहा है, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित है और उसमें ख़तरा नहीं है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। जी, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा डॉक्टर शरद कोहली को और डॉक्टर शाहिद अहमद को कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इतने ज़रूरी मुद्दे पर, यानी टोकनाइजेशन पर और साथ ही साथ RBI की जो भूमिका है उस पर हमसे इतनी ज़रूरी बहुत सारी बातें की। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।